नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत नामकरण को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और बीए, एमए के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्रमबद्ध अध्ययन के दृष्टिकोण से हम बेसिक लेवल को ध्यान में रखते हुए आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और इस उम्मीद से कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, आप ऑलरेडी कहीं न कहीं पढ़े होंगे या फिर आपको समझने में अगर कोई कठिनाई आई होगी, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक 4 के अंतर्गत हम बात करेंगे नामकरण के ऊपर। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथों, पद्धतियों को लेकर आप सभी से चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आप लगातार उन वीडियोज़ को देख रहे होंगे और इस उम्मीद से देख रहे होंगे कि ये तिनका रूपी चैनल आपको पार करा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि ये कोई चैनल जेट विमान नहीं है कि आपको तुरंत पार लगा देगा या फिर आप उस पर बैठ के आसानी से उस पार चले जाएँगे। क्योंकि परीक्षाएँ तिनके के समान होती हैं। कभी-कभी आपको लगता है कि उन परीक्षाओं की तैयारी आप अच्छे रूप में कर लिए हैं, कई बार लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। तो इस तिनके का ही सहारा एक तरीके से आप मानकर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल के पास चले जाएँगे। वरना पढ़ाने के दावेदार बहुत सारे लोग हैं, ठीक वैसे ही जैसे जंगल के दावेदार। जैसे ही मैंने जंगल के दावेदार शब्द का प्रयोग किया है, आपके दिमाग में ज़रूर कौंधा होगा कि क्या ये किसी की रचना है? अगर आपको पता होगा, तो वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको होमवर्क दे दिया है। यानी कि मैं आप सभी को अपने इस वीडियो लेक्चर से पूरी तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आत्मीयता के साथ आपको जुड़ना है और निश्चित तौर पर आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी नामकरण की बात आती है, तो आप अपने परिवार को याद कीजिए। जब आपके घर में कोई नया सदस्य आता है, तो उसके नाम को लेकर बड़ी परिचर्चा होती है, किसका नाम क्या रखा जाए। कुछ लोग सार्थक नाम रखते हैं, कुछ लोग निरर्थक नाम रखते हैं। माता कुछ नाम रखती हैं, पिता कुछ नाम रखते हैं, बाबा कुछ नाम रखते हैं, दादी कुछ नाम रखती हैं, मामा-मामी, मौसी-मौसा कुछ अलग-अलग नाम रखते हैं। आप याद कीजिए, जो भी विद्यार्थी अपने घर में बड़े होंगे उनके एक से अधिक नाम हो सकते हैं। आखिर में जाकर आपका एक रजिस्टर्ड नाम ज़रूर होता है, जिसको लेकर आगे आप पहचाने जाते हैं, आपको लोग जानते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जो भी घर में पहला बड़ा सदस्य होगा, उसका एक से अधिक नाम होगा। वैसे ही हिंदी साहित्य में आप देखेंगे नामकरण को लेकर जो शुरुआती कालखंड है, उसके कई नाम हम जब अध्ययन कर रहे थे, तो लगभग 19-20 नाम मुझे दिखाई पड़े, ठीक है? और लगातार लोग अपना मंतव्य देते रहे। लेकिन जैसे ही परिवार के सदस्य जो बड़ा सदस्य है उसका नाम रख दिया जाता है। मान लीजिए उसका नाम रख दिया गया अनिल, ठीक है? तो इस तरीके से अब घर में आने वाले सुनील के नाम की ज़रूरत ही नहीं है। अनिल के बाद तुरंत सुनील नाम आ जाएगा। वैसे मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को उदाहरण देता हूँ, संजय, अजय, विजय, मिलता-जुलता है, ठीक है ना? इसी तरीके से लड़कियों का भी नाम होगा। तो लगता है, नाम से ही पता चल जाता है कि ये सभी एक ही परिवार के हो सकते हैं। कई बार विद्यार्थी हमारे पास आते हैं और नाम बताते हैं, मिलता-जुलता रहता है। तो मैं हँसी-मज़ाक में उनसे कहता हूँ कि आप लोग एक ही परिवार से हैं। तो उसमें कई बार मेरा ये अनुमान सही हो जाता है और कई बार गलत भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआती नामकरण थोड़ा-सा चुनौतीपूर्ण होता है और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया बेसिक लेवल। आप कई बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर बेसिक लेवल आपका क्लियर नहीं होगा, तो आप कितना भी पढ़ते जाइए, आपका लगेगा कि जो बेस है वो कमज़ोर है। लेकिन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उसको मजबूत करने के लिए। तो आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा कि नामकरण जो हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ना होता है या फिर यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं, इसको लेकर जितने भी आलोचक रहे, वो काफ़ी चिंतन-मनन किए, तर्कों को खोजने की कोशिश किए और बाद में पता चला कि एक-दूसरे से उनका तर्क कहीं न कहीं मिलता-जुलता रहा, थोड़ा बहुत अंतर के आधार पर। तो चलते हैं हम विस्तार से बात करते हैं कि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो नामकरण को लेकर सवाल आते हैं कि आदिकाल का नामकरण कौन, किसने किसने क्या-क्या कहा? भक्ति काल का नामकरण कैसे किया गया? रीति काल का नामकरण कैसे किया गया? आधुनिक काल का नामकरण कैसे किया गया? खास तौर पर
परीक्षाओं में ज्यादातर नामकरण जो पूछे जाते हैं वो आदिकाल और रीतिकाल से ही सर्वाधिक रूप में पूछे जाते हैं। आदिकाल के नामकरणों को लेकर लगभग 19 से 20 आलोचकों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे ही रीतिकाल की जब बात की जाएगी तो 5 से 6 आलोचकों को आपको ध्यान में रखना है कि किसने क्या क्या कहा है। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो वहां पर हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन इनसे आते ही हैं। कई बार वन लाइनर में आ जाते हैं, कई बार सुमेलित वाले में आ जाते हैं। तो क्यों ना हम बेसिक लेवल से अपने को मजबूत करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें। उसी प्रोसेस में, उसी प्रक्रिया में आप सभी से मैं जुड़ने की कोशिश करता हूं और इसी उम्मीद से कि आप लोगों को यहाँ से फायदा जरूर मिल रहा होगा। तो नामकरण को लेकर आप अपने परिवार में भी ध्यान में रखिए और जब परिवार के नामकरण को समझ जाएंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास में जो नामकरण किया गया है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 4 कालखंड हैं। इन चारों कालखंड के एक से अधिक नाम हैं, लेकिन कुछ कालखंडों के नाम कुछ ज्यादा ही हैं और ये जब ज्यादा होते हैं तो यही प्रश्न के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जाहिर सी बात है कि यहीं से प्रश्न बनेगा, आपका लेवल चेक किया जाएगा कि आपने किस तरीके से अध्ययन किया है। अब हम जब बात करते हैं तो आदिकाल पर हम इस वीडियो लेक्चर में विस्तार से बात करेंगे। चूंकि इसमें 19 से 20 आलोचकों को ध्यान में रखना है तो हमने इसको अंत में रखा हुआ है। रीतिकाल की बात करें तो इसको हम युग की दृष्टिकोण से उत्तर मध्यकाल के नाम से जानते हैं और रीतिकाल के लगभग आप देखेंगे कि 6 नामों की चर्चा इतिहास ग्रंथों में की जाती है। जैसे रीति काव्य ग्रियर्सन ने कहा, अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु ने, रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल ने जो कि इंपॉर्टेंट रूप में है, श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, अंधकार काल कहा त्रिलोचन ने। तो इस तरीके से घुमा फिराकर यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन नामकरण क्या दिया हुआ है। कई बार वन लाइनर में आ जाता है, कई बार सुमेलित में आ जाता है। तो इस तरीके से हमें रीतिकाल के नामकरण को ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं इतिहास ग्रंथों के आधार पर कि जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आदिकाल को कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा हुआ है। ठीक है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से हम पढ़ते हैं कि उन्होंने इसको आदिकाल कहा है। तो अचानक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नहीं कहा है, बल्कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जोर किस पर दिया है, वीर गाथा काल के ऊपर जोर दिया हुआ है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। इसी तरीके से उन्होंने जब रीतिकाल का नामकरण किया तो उन्होंने एक जगह कहा कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल भी कहे तो कह सकता है। इन्होंने सुझाव दिया है जिसको आगे चलकर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कह दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहीं से आगे के आलोचकों को कई सूत्र दिखाई पड़ जाते हैं। इसी तरह से उन्होंने आधुनिक काल पर विचार करते हुए लिखा कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना थी। किसका कथन है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसलिए आप देखेंगे कि आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा हुआ है। तो इस तरीके से आलोचकों ने नामकरण किया हुआ है। तो आपको आधुनिक काल से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो विचार है उसको ध्यान में रखना है। साथ में उन्होंने जो रीतिकाल का नामकरण किया, उन्होंने तो रीतिकाल कहा लेकिन उसको श्रृंगार काल कहे जाने की भी संभावना व्यक्त की है और कारण भी यहाँ पर बताया हुआ है कि वीर रस की कविता में भी व्यवहार कवियों ने जहां तहां किया, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है। मान लीजिए एग्जाम में यहां से लेकर यहां तक सवाल पूछ लिया जाए एक वाक्य कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल खंड के बारे में बात कही हुई है कि वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई है, तो लगेगा कि ये कहीं न कहीं उन्होंने वीर गाथा काल यानी आदिकाल के बारे में कही होगी। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाक्य का प्रयोग उन्होंने श्रृंगार काल में कहा हुआ है। ठीक है, यानी कि जिसको रीतिकाल कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक एक वाक्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
किस सावधानी से हमें अध्ययन करना है, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। कहा उन्होंने कि श्रृंगार और वीर दोनों रसों में इस काल में रचना हुई, लेकिन प्रधानता किस रस की रही? श्रृंगार रस की रही। इसके पहले जो आदिकाल था, उसमें वीर रस प्रधान था, इसलिए उसको उन्होंने वीर गाथा काल कहा। लेकिन रीतिकाल में आकर जिस रस की प्रधानता हुई, उसका नाम था श्रृंगार रस। तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, तो कह सकता है। बस इतना यहाँ पर उन्होंने क्लू दिया, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उसको पूरा कैच कर लिया और अपने नाम से उन्होंने श्रृंगार काल कहना शुरू कर दिया। ठीक है, और हम विस्तार से चलते हैं, बात करते हैं कि आदिकाल को लेकर आलोचकों का क्या तर्क रहा है, किस आधार पर उन्होंने आदिकाल को अलग-अलग नामों से पुकारा है या फिर उसको संबोधित किया है, जिसे कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और हमने कहा कि पहला कालखंड या फिर परिवार में पहला व्यक्ति जब जन्म लेता है, तो उसके नाम को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। अलग-अलग लोग उसके स्वभाव के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार, उसके चाल-चरित्र के हिसाब से नाम रख देते हैं। कुछ लोग तो पहले से ही सोच कर रखे रहते हैं कि अगर ये जन्म लेगा, तो इसका नाम ये रख दिया जाएगा। तो आदिकाल इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है नामकरण की दृष्टिकोण से। तो चलते हैं, विस्तार से हम इस पे बात करते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा था। इसके पीछे उनका तर्क था काव्य प्रवृत्तियों, सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरक तथ्यों के आधार पर उन्होंने इसे चारण काल कहा था, आदिकाल को। अगला जो नामकरण दिया मिस्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा, और इसके पीछे उनका तर्क था काव्य नेता या सांस्कृतिक नेता के आधार पर। यहाँ जो नेता शब्द दिया गया है, ये वर्तमान में जो अर्थ में लिया जाता है उस पर नहीं है, बल्कि मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहने के पीछे उस समय के युग, उस समय के जो प्रमुख कवि थे या फिर सांस्कृतिक परिवर्तन था, उसको केंद्र में रखा था। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन की परंपरा पर विचार किया था, तो आपने देखा होगा कि काफी लंबा चौड़ा विभाजन किया गया था मिस्र बंधुओं द्वारा। ठीक है, तो प्रारंभिक काल उन्होंने काव्य नेता या सांस्कृतिक नेता के आधार पर किया था। कई बार बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था या फिर आरंभिक काल कहा था। जब आप मूल किताब देखेंगे मिस्र बंधु विनोद, तो उसमें प्रारंभिक काल लिखा हुआ है, जिसको कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल में स्क्रीनशॉट भेजा भी था बच्चों को देखने के लिए, कि ताकि एक विश्वास पैदा हो कि जो चीजें बताई जा रही है वो सटीक बताई जा रही है। ठीक है, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। प्रारंभिक आरंभिक का जो विवाद है, वो खासतौर से मार्केट में जो ऑनलाइन किताबें हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की किताबें हैं, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने के आंसर के रूप में इसे आरंभिक काल ही माना है, तो यहाँ से कंफ्यूजन हो गया। लेकिन मूल रूप से अगर जानकारी रखें, सही जानकारी रखें, तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल ही कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, और इसके पीछे उनका तर्क था काल तथा रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा या फिर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें उन्होंने 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसके आधार पर इस कालखंड को उन्होंने वीर गाथा काल कहा था। हालांकि उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल शब्द का कई जगह उल्लेख किया है, प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने आदिकाल नहीं कहा, उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहा। ठीक है, इसके बाद जो नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा है, और इसके पीछे उन्होंने अपना तर्क दिया भाषा व साहित्य के विकास के आधार पर उन्होंने बीजवपन काल कहा, यानी कि ऐसा काल जिसमें भाषा और साहित्य दोनों का बीज अंकुर हो रहा था, यानी कि धीरे धीरे विकास हो रहा था, उद्भव हुआ और धीरे धीरे विकास हो रहा था, इसलिए इसको बीजवपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद राम कुमार वर्मा का नाम आता है, जिन्होंने इस काल को यानी कि आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा है। संधिकाल एवं चारण काल। आप देख रहे हैं कि इससे पहले ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कह दिया था, लेकिन राम कुमार वर्मा ने भी इसे चारण काल कहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनका जो एक दूसरा नाम इसमें दिया गया है संधि काल, यानी कि ऐसा कालखंड जो कि संपूर्ण भारत में व्यक्त होती सांस्कृतिक चेतना में परिवर्तन के आधार पर इन्होंने तर्क दिया है, चाहे वो भाषा हो चाहे साहित्य में परिवर्तन हो रहा था, संधि हो रही थी,
अलग अलग जो भी परिवर्तन हो रहे थे उनके, तो उसके आधार पर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल कहा, साथ में चारण काल भी कहा। परीक्षाओं में कई बार अकेले पूछ लिया जाता है कि ये संधि काल किसने कहा है, कई बार पूछ लिया जाता है दोनों को मिलाकर पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चारण काल किसने कहा है। तो उसमें से या तो नाम ग्रियर्सन का रहेगा या फिर रामकुमार वर्मा का रहेगा। अगर दोनों का नाम रहेगा तो ये विवादित क्वेश्चन हो जाएगा और इस पे आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो बस ध्यान में रखना है। अगला नामकरण किया राहुल साकृत्या ने, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। बहुत बार परीक्षाओं में ये नाम पूछा जा चुका है, आपके दिमाग में भी बैठा होगा। राहुल साकृत्या ने सिद्ध सामंत काल कहने के पीछे अपना तर्क दिया सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल ही कहा, जो कि सर्वमान्य तरीके से विद्यार्थियों में भी और जितने भी आलोचक हैं, टीचर्स हैं, सब में ये फेमस हो गया कि आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके पीछे उनका तर्क था सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि परंपरा वो भाषा के उत्स के आधार पर इन्होंने इसे आदिकाल कहा। आदि मतलब होता है शुरू, शुरू का काल, ऐसा काल जिसमें सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक पृष्ठभूमि के तौर पर, परंपरा के तौर पर या फिर भाषा के उत्पत्ति उत्स के तौर पर ये आदिकाल नाम ही सबसे ज्यादा फेमस रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। ध्यान रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा था, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा, यानी गाथा शब्द को इन्होंने हटा दिया और कहा कि आदिकाल वीर काल है। पीछे तर्क दिया है इसके कि रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने वीर काल कहा, यानी कि इनको जितनी भी रचनाएं वहां पर दिखाई पड़े सब में कवियों द्वारा अपने राजाओं की बड़ाई की गई है, उनकी वीरता का गान किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है, तो इन्होंने कहा वीर काल। बस आपको ध्यान में रखना है कि वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके बाद नाम आता है गणपति चंद्र गुप्त का, जिन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। इसके पहले आपने देखा कि मिश्र बंधुओं ने भी कहा था प्रारंभिक काल, और गणपति चंद्र गुप्त ने भी इसे प्रारंभिक काल कहा है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कई विद्वानों ने आदिकाल को एक से अधिक बार एक ही नाम से पुकारा, जिसमें कि आपने देखा चारण काल का नाम देखा कि ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने दिया था। यहाँ पर प्रारंभिक काल को भी मिश्र बंधुओं ने भी कहा और गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर परीक्षा में दोनों ऑप्शन में रहेगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो आपको मूल पुस्तक के आधार पर साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि दोनों का नाम दिया गया है, तो इसलिए आपको फुल नंबर वहां पर मिलेगा। आपने या फिर गणपति चंद्र गुप्त को लगाया या फिर मिश्र बंधुओं को लगाया, दोनों आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है, चिंतित नहीं रहना है, जानकारी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर दिया है। अगले नामकरण की बात करें तो सुमन राजे ने इसे आधार काल कहा है और इसके पीछे उनका तर्क है भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर। इन्होंने आदिकाल को एक तरीके से हिंदी साहित्य इतिहास भाषा के दृष्टिकोण से नींव के रूप में देखा है, आधार काल के रूप में देखा है। तो सुमन राजे का नाम यहाँ पर है। इसके अलावा सुमन राजे के अलावा मोहन अवस्थी ने भी आदिकाल को आधार काल कहा है। तर्क वही है, भाषा साहित्य के विकास क्रम के आधार पर मोहन अवस्थी ने भी इसे आधार काल कहा है। परीक्षाओं में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है कि आधार काल किसने कहा है, तो उसमें सुमन राजे का नाम नहीं है, मोहन अवस्थी का ही नाम है, लेकिन आपको दोनों का नाम ध्यान में रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, और इनका भी तर्क है भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर आदिकाल अपभ्रंश काल कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर रचनाएं जो लिखी गई हैं सब अपभ्रंश भाषा में ही हैं। जबकि आप जानते हैं कि धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में काफी काम किया है, तो उन्होंने भाषा विज्ञान के भाषा के आधार पर ही इसे अपभ्रंश काल कह दिया है। इसके अलावा बच्चन सिंह ने भी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है और भाषा व साहित्य के विकास के आधार पर ही इसका नामकरण इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है, यानी कि धीरेन्द्र वर्मा से भी ये सहमत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था या फिर अवहट को पुरानी हिंदी किसने कहा था, परीक्षाओं में प्राय पूछा जाता है, तो आंसर चंद्रधर शर्मा गुलेरी होता है और इसी आधार पर उन्होंने आदिकाल को पुरानी हिंदी का काल कहा है। तो दोनों को जोड़कर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तर्क इनका है भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर ही इसे पुरानी हिंदी कहा जा सकता है, का काल कहा जा सकता है। इसके बाद नाम आता है
शंभुनाथ सिंह का। शंभुनाथ सिंह ने कई नाम दिया आदिकाल को, प्राचीन काल भी कहा, उद्भव काल और संक्रांति काल के नाम से पुकारा। कारण भाषा व साहित्य के विकास क्रम को आधार बनाया हुआ है और इनका मानना है कि ये प्राचीन काल है, या फिर इसे उद्भव काल भी कहा जा सकता है, या फिर संक्रांति काल कहा जा सकता है कि अलग अलग प्रवृत्तियां आपस में आके मिल रही, तो ये संक्रमण के दौर से गुजरता हुआ काल है। वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है। आप दोनों जगह देख रहे हैं कि शंभुनाथ सिंह ने भी उद्भव काल कहा है और वासुदेव सिंह ने भी उद्भव काल कहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि एक ही नाम अलग अलग विद्वानों ने कहा है, तो ध्यान में रखना है बस। विकल्प में अगर आता है तो हो सकता है कि उसमें से एक ही है, क्योंकि कई बार एक्सपर्ट्स कोशिश करते हैं कि विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, बस परीक्षार्थियों की जानकारी का ही एक यहाँ पर परीक्षण कर लिया जाए। वासुदेव सिंह ने उद्भव काल भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर ही दिया है। आगे बात करते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जय काल कहा है। ठीक है, इन्होंने वीर काल, वीरगाथा काल इत्यादि नहीं कहा, बल्कि इन्होंने कहा जय काल। कारण दिया है सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर जितने भी कवि रहे अपने राजाओं के जय विजय प्रशंसा में कविताएं लिखा है उन्होंने, और ज्यादातर उन्होंने उनके विजय पक्ष को ही ध्यान में रखा, इसलिए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जय काल कहा है, तो इसको ध्यान में रखिए। कमल कुलश्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये निगेटिव अर्थों में लिया जा सकता है कि अंधकार काल यानी ऐसा काल जो कि बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं विकसित हुआ होगा, वहां पर निराशा ही निराशा दिखाई पड़ रही होगी। तो कमल कुलश्रेष्ठ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन के आधार पर इसे अंधकार काल कहा है। और शैलेश जैदी ने इस कालखंड को यानी आदिकाल को आविर्भाव काल कहा, यानी कि ऐसा कालखंड जो कि भाषा व साहित्य के विकास क्रम के आधार पर शुरुआती दौर का काल रहा है। तो शैलेश जैदी ने इसे आविर्भाव काल कहा है। तो उम्मीद है कि हमने इस वीडियो लेक्चर में कुल 19 नामकरणों पर विचार किया आदिकाल से संबंधित, और 19 विद्वानों, आलोचकों को देखा कि किसने किसने आदिकाल को क्या क्या कहा है। और हमारी कोशिश ये है कि अगर परीक्षाओं में इनसे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप पूरा वहां पर प्रश्न का उत्तर सही करके आए। तो हमने अद्यतन यानी कि ग्रियर्सन से लेकर शैलेश जैदी तक के मंतव्यों को इस लेक्चर में रखने की कोशिश की, जो कि आपको बहुत कम किताबों में ये मिलेगा। बहुत मेहनत के बाद हमने इसको कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि आप सभी को कई नई जानकारियां मिली होंगी और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।